एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेपर। देखिए हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। और अगर ये आज टॉपिक किसी और भी जुडिशरी एग्जाम में पूछा जाता हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम कर रहे हैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है, 1956। और इसका हमने कल कर लिया था कवर सेक्शन 195 तक। आज हमें कवर करना है सेक्शन 196 तक। आप सब अपना बेयर एक्ट लेके बैठना, ठीक है, पेन लेके बैठना, क्योंकि आपको पता है हम लोग कैसे नोट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडेक्स पे हमेशा कीवर्ड्स लिख के, ठीक है। ये हमारा क्या है, पैटर्न है। तो आप लोग सब पेन लेके बैठ जाओ, अपना इंडेक्स लेके बैठ जाओ, और जो जो मैं आपको सेक्शन में बता रही हूँ, सेक्शन को पढ़ने के बाद इंडेक्स के आगे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आप लगा लो, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं सेक्शन 196 की। सेक्शन 196 किस बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 196 कहता है मेथड ऑफ ट्रायल, अन्वीक्षा की प्रणाली क्या रहेगी। देखिए अब ये सेक्शन 196, यस, मेथड ऑफ ट्रायल। देखिए जितने भी स्टूडेंट जिनके पास कानून प्रकाशक का बेयर एक्ट है, अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स पे ना कुछ गलती भी है, कुछ सेक्शंस में भी गलती है, तो आप वो करेक्ट कर लो। यहाँ पे मेथड ऑफ टाइटल लिखा है सेक्शन 196 में, लेकिन ये है मेथड ऑफ ट्रायल, ठीक है। तो जब आप सेक्शन में जाके देखेंगे, इसीलिए मैं हमेशा अपने पास बेयर एक्ट रखती हूँ। देखिए बेयर एक्ट को जब मुझे लगा कि इंडेक्स में कोई दिक्कत है तो मैंने तुरंत सेक्शन में जाके देखा। सेक्शन 196 बात कर रहा है कि अब ट्रायल का मेथड क्या होगा। देखिए द कलेक्टर शैल डायरेक्ट द पटवारी। अब देखिए कलेक्टर क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है पटवारी को कि प्रिपेयर करो डॉक्यूमेंट्स फॉर पार्टीशन के, क्योंकि अभी हम इससे पहले जो सेक्शन पढ़ के आए हैं वो सारे पार्टीशन से रिलेटेड है। ये बात आपको पता है ना कि अभी हमने जितने भी सेक्शंस पढ़े वो हम पार्टीशन से रिलेटेड सेक्शन पढ़ रहे थे कि पार्टीशन कैसे होगा, किसके पास अथॉरिटी है पार्टीशन कराने की, ठीक है। और पार्टीशन होने, अगर पार्टीशन हो रहा है तो कौन उसको कर रहा है, ये सब हमने अभी पढ़ा था। इससे जो पहले हमने वीडियो में कवर किया था, जो कि चैप्टर 9 था, पार्टीशन ऑफ एस्टेट से रिलेटेड, जो सेक्शन 184 से स्टार्ट हो रहा था। और अभी हम उसी क्या कहते हैं उसी चैप्टर पे हैं और सेक्शन 196 पढ़ रहे हैं। अब देखिए सेक्शन 196 कहता है कलेक्टर डायरेक्ट पटवारी टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट फॉर पार्टीशन। अब कलेक्टर खुद तो नहीं कर रहे हैं काम, पटवारी को बोल रहे हैं कि देखिए विभाजन से जुड़े जितने भी रिकॉर्ड है उनको तैयार कर लो। अब पटवारी क्या करेंगे, ये पटवारी को काम करना होगा, कलेक्टर साहब ने बोला है। अब वो क्या करेंगे, मानचित्र पर भूमि चिन्हित करेंगे। अब जो मार्क करेंगे, ठीक है, जो मैप तैयार होते हैं, अब उस मैप पे उनकी लैंड कहाँ पर है उसको क्या करेंगे, मार्क करके बताएंगे, देखिए यहाँ पर है। फिर सॉइल क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, मिट्टी जो है उसका वर्गीकरण करके दिखाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कि कौन सी सॉइल है, कैसी लैंड है, कहाँ पर है। प्रिपेयर करेंगे रिकॉर्ड के एक्सट्रैक्ट्स को, ठीक है, जो खसरा खतौनी है ये सब क्या है, इनको तैयार करेंगे। लिस्ट ऑफ खुदकश लैंड, ठीक है, फिर जो स्वयं कृषि भूमि है उसकी जो है सूची, ये सब प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सब होल्डर्स की लिस्ट, अगर वो लैंड है तो ठीक है, उस पर कोई सब होल्डर है या नहीं, तो वो सब होल्डर की जो सूची है उसको। वैल्यूएशन मैथड, ठीक है, मूल्यांकन का तरीका। ट्री डिटेल्स, ओनरशिप किसकी है, ठीक है, इनकम क्या हो रही है लैंड से। वेल डिटेल्स, जो कुआं है और सिंचाई स्रोत के विवरण, इरिगेशन जो सोर्सेज है, ये सब करेंगे। अब कलेक्टर क्या करेंगे, मे अपॉइंट असिस्टेंट पटवारी, कॉस्ट बोन इनिशियली बाय एप्लीकेंट। अब कलेक्टर क्या करेंगे, सहायक पटवारी को क्या है नियुक्त कर सकते हैं, जिसका खर्च जो है शुरुआत में आवेदक देगा। कलेक्टर अपॉइंट तो कर रहे असिस्टेंट पटवारी को, ठीक है। अब जो कॉस्ट होगी, जो भी कॉस्ट सब लगेगी इस काम में, अब वो एप्लीकेंट को क्या है शुरुआत में ही इसका खर्च जो है एप्लीकेंट को देना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सेक्शन 196 में बताया है कि ये मेथड है ट्रायल, उसका ट्रायल कंडक्ट करने का, जिसमें पटवारी हेल्प कर रहे हैं, सारे रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर इसके एमसीक्यू देखो, ऑब्जेक्शन जो है इन्वॉल्विंग टाइटल, तो टाइटल से रिलेटेड ऑब्जेक्शन होता है, उसको कौन डिसाइड कर रहे थे, उसको डिसाइड कर रहे थे कलेक्टर, ठीक है। ऑब्जेक्शन इन्वॉल्विंग टाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसको हमने कैसे डीम किया था, जैसे एक डिक्री हो कलेक्टर के ऑर्डर को, इफ पार्टी डज नॉट फाइल सूट विद इन 3 मंथ, अगर, क्योंकि पक्षों जो पार्टीज थी उनको मौका दिया था कि आप 3 महीने के अंदर सूट फाइल कर दो, सिविल कोर्ट में चले जाओ, उन्होंने फाइल नहीं किया, तो अब क्या है, डिसीजन उनके अगेंस्ट में जा सकता है। कलेक्टर्स की जो इंक्वायरी है वो कैसी होगी, सीपीसी के तहत होगी। अपील अगेंस्ट कलेक्टर्स डिक्री, अपील अगेंस्ट कलेक्टर्स डिक्री। अब जो कलेक्टर ने डिक्री पास की, देखो बेसिकली कलेक्टर ने तो ऑर्डर पास किया था, अभी हमने जो एमसीक्यू सॉल्व किया
कि जो ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन रेज हो रहा था पार्टीशन के दौरान, उसको डिसाइड कर दिया था कलेक्टर ने। अब जब कलेक्टर ने डिसाइड किया इस ऑब्जेक्शन को, तो वो तो ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि डिक्री तो हमेशा सूट में आती है। अगर आपने सीपीसी को अच्छे से पढ़ा है तो आपको तो पता है ना, डिक्री हमेशा सूट में आती है, ठीक है। लेकिन दो सिचुएशन वहां पर भी ऐसी है कि जब हमने ऑर्डर को डिक्री माना है, लेकिन अब कलेक्टर ऑर्डर पास कर रहा है, उस ऑर्डर को हमने डिक्री मान लिया इस सेक्शन के तहत। और फिर क्या कहा, अब ये जो कलेक्टर की जो डिक्री है, ये इसकी अपील कहाँ फाइल होगी, तो इसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट के पास जाएगी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर है इनकम फ्रॉम एस्टेट ड्यूरिंग अटैचमेंट, उसको किस लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। जो अटैचमेंट के दौरान अब जो आय है वो सबसे पहले किस में जाती है, तो वो जाएगी रेवेन्यू और मैनेजमेंट कॉस्ट में, ठीक है। अब है हमारा सेक्शन 197, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कंडीशन ऑफ वैल्यूएशन। ये सेक्शन बात करता है प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन क्या रहेगा, ठीक है, मूल्यांकन के सिद्धांतों व शर्तों का विनिश्चयकरण। अब ये सेक्शन कह रहा है कलेक्टर शैल डिटरमाइन प्रिंसिपल्स एंड कंडीशंस ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ ऑल लैंड्स एज पर रूल्स टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट फेयरली। देखो स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपको सेक्शन 196 बताया है ना, उसके जो पॉइंट्स है इंडेक्स के आगे आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, आप ऐसे लिख लेना, ताकि आपको बाद में जब आप इसकी रिवीजन करो तो आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब देखिए 197 कह रहा है कलेक्टर जो है अब नियम के अनुसार सभी भूमि के मूल्यांकन के सिद्धांत को तय करेगा। क्या तय कर रहा है, प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे, क्या कंडीशन रहेगी जब आप वैल्यूएट कर रहे हैं, लैंड की वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, उसकी कंडीशन और प्रिंसिपल क्या रहेंगे, उसको भी डिसाइड कलेक्टर कर रहे हैं। कैसे, एज पर रूल्स, रूल्स कौन बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट फेयरली। अब जब पार्टीशन हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है, एस्टेट डिवाइड हो रही है दो या दो से ज्यादा भागों में, अब हर प्लॉट की, ठीक है, एस्टिमेट वैल्यू निकलेगी ना, तो उसको कैसे डिसाइड कर रहे हैं वो कलेक्टर, ठीक है। तो कैसे वैल्यू कैसे डिपेंड हो रही है, वैल्यू किस किस पे डिपेंड है, एरिया कितना है लैंड का जो पार्टीशन में अब मिल रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है सॉइल की, इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी है, भूमि का प्रकार कैसा है, ठीक है, कंडीशन क्या है टीनेंट की, किराएदार की स्थिति क्या है, अदर रेलेवेंट फैक्टर्स, अन्य कारक, ठीक है। आफ्टर फिक्सिंग प्रिंसिपल्स पटवारी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट अकॉर्डिंगली। अभी इस बात को याद रखना, यहाँ पर प्रिंसिपल तो बता रहे हैं कि कैसे कैसे डिसाइड करना है, कौन बता रहे हैं, कलेक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन उस प्लॉट की वैल्यू क्या है उसको कैलकुलेट करके फिर पटवारी बताएंगे कि देखिए हमने इसकी क्वालिफिकेशन, ये जो क्वालिटी है ये आ रही है, इरिगेशन फैसिलिटी इतनी है, एरिया ऑफ लैंड इतना है, अटेनमेंट की कंडीशन ये सब देखने के बाद अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो प्लॉट की इतनी आ रही है, ठीक है। अब है प्रीलिमिनरी ऑर्डर फॉर पार्टीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 198, ठीक है। ये बात करता है आफ्टर इंक्वायरी। अब देखिए जब इंक्वायरी कर ली कलेक्टर साहब ने, तो कलेक्टर साहब क्या कर सकते हैं, कलेक्टर साहब एक प्रीलिमिनरी ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। विच क्या शो कर रहा है वो ऑर्डर, विच शोज शेयर्स डिवीजन मेथड एंड डिस्प्यूट्स डिसाइडेड, ठीक है। तो सेक्शन 198 में क्या कहा गया है, प्रीलिमिनरी डिक्री फॉर पार्टीशन, विभाजन की प्रारंभिक डिक्री, जांच पूरी होने के बाद कलेक्टर प्रारंभिक आदेश देता है जिसमें हिस्सेदारी और विभाजन बताया जाता है। प्रीलिमिनरी ऑर्डर में ही बता देते हैं कि ये शेयर रहेगा, ये डिवीजन मेथड होगा, ठीक है। फिर जॉइंट शेयर में बी कंबाइंड इफ पार्टी अग्री, और अगर पार्टी अग्री हो जाती है तो जो उनके हिस्से हैं उनको जोड़कर एक साथ विभाजन भी किया जा सकता है। अब देखिए कौन पार्टीशन करता है, जब प्रीलिमिनरी ऑर्डर आ गया, ठीक है, कलेक्टर ने सब बता दिया, अब कलेक्टर अलाउ करेंगे पार्टीज को कि आप क्या है पार्टीशन कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं या फिर किसी आर्बिट्रेटर को जो है अपॉइंट कर लीजिए, ठीक है। तो अब प्रीलिमिनरी ऑर्डर तो दे दिया पार्टीशन का, तो अब पार्टीशन एक्चुअल में कैसे होगा, तो वो जो ऑर्डर दिया है उसको फॉलो कर लो, तो पार्टीशन या तो खुद कर लो, ठीक है, कलेक्टर ने अलाउ कर दिया, या फिर आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट कर लो। सेक्शन 200 क्या कह रहा है, पार्टीशन बाय अग्रीमेंट। ये सेक्शन ये कहता है अगर पार्टी खुद से ही क्या है डिसाइड कर ले कि हम खुद ही विभाजन कर लेंगे, यदि पक्ष स्वयं ही विभाजन करते हैं तो उसके लिए पता है क्या होता है, डेट को फिक्स किया जाता है कि किस दिन कर रहे हैं इसको पार्टीशन, ठीक है। रिकॉर्ड्स आर गिवन फ्री, रिकॉर्ड्स जो है मुफ्त में दिए जाते हैं, पटवारी उनको असिस्ट करते हैं, ठीक है, पटवारी मदद करते हैं पार्टीशन में, क्योंकि अब एग्जीक्यूशन हो रहा है, अभी तक तो पार्टीशन की डिमांड हो रही थी,
ठीक है, एप्लीकेशन फाइल हो रही थी, उस पर कोई डिस्प्यूट आ रहा था, ऑब्जेक्शन होता, वो डिसाइड किया जा रहा था, उसको डिक्री मान रहे थे, फिर ऑर्डर पास कर रहे थे प्रीलिमिनरी, ठीक है, फिर खुद से अभी लोग पार्टीशन करे, अभी एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल में पार्टीशन हो रहा है। तो अब पटवारी साहब इनकी हेल्प कर रहे हैं, डेट को फिक्स किया जा रहा है। अब जब ये सब दे प्रिपेयर मैप्स ऑफ लॉट्स, अब जो जो उनको अलॉट हुए हैं पार्टीशन के बाद, अब क्या है, उनके मैप्स प्रिपेयर हो रहे हैं, है ना, प्लॉट का नक्शा बनाते हैं, कलेक्टर वेरीफाई करेंगे अब इन सबको जब पार्टीशन हो गया है, और जांच करके क्या कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। और अगर ये सब करेक्ट है और यदि सही है तो विभाजन को क्या है फिर मान्य किया जाता है, पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर है पार्टीशन बाय आर्बिट्रेशन। अभी हमने क्या पढ़ा, पार्टीशन आप क्या कर रहे हैं, अग्रीमेंट से हो रहा है, यहाँ पे पार्टीशन खुद से हो रहा है, यहाँ पे पार्टीशन अग्रीमेंट से हो रहा है, यहाँ पे पार्टीशन आर्बिट्रेशन के थ्रू हो रहा है। अगर पार्टी अपॉइंट करती है आर्बिट्रेटर की ये पर्सन क्या है, हमारा जो है पार्टीशन करा दे, तो कलेक्टर रेफर करेगा मैटर टू देम। यदि पक्ष क्या है मध्यस्थ नियुक्त करते हैं तो मामला उन्हें भेजा जाएगा। ठीक है, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 इस पर अप्लाई होगा जब आर्बिट्रेशन के थ्रू आप पार्टीशन कर रहे हैं। आर्बिट्रेटर्स मस्ट साइन अवार्ड एंड प्रोड्यूस बिफोर कलेक्टर। अब आर्बिट्रेटर्स क्या करेंगे, जो अवार्ड है उस पर हस्ताक्षर करके अब कलेक्टर के सामने प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, कि हमने ऐसे ऐसे पार्टीशन कराया, ये उसका अवार्ड है, क्योंकि आर्बिट्रेशन का हमेशा अवार्ड आता है। ठीक है, फिर है व्हेन कलेक्टर डज पार्टीशन हिमसेल्फ। अब कब कलेक्टर साहब खुद पार्टीशन करने आ रहे हैं, इफ पार्टीज डिसअग्री और आर्बिट्रेशन फेल। पार्टी खुद भी एक समझौता नहीं कर पाई है, खुद से भी नहीं कर पाई है, ठीक है, और आर्बिट्रेशन भी फेल हो गया, अब कलेक्टर साहब खुद जाएंगे पार्टीशन कराने। तो वैल्यूएशन जो होती है लैंड की, वो किस पे डिपेंड करती है, सॉइल, इरिगेशन और उसका टेन्योर। प्रीलिमिनरी जो पार्टीशन ऑर्डर होता है, तो पहले सबसे जो पार्टीशन ऑर्डर पास करते हैं, प्रीलिमिनरी पार्टीशन ऑर्डर, वो कौन पास करते हैं, कलेक्टर साहब करते हैं। अगर पार्टी अग्री हो जाती है तो पार्टीशन कैसे हो सकता है, वो खुद से भी पार्टीशन कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन में जो पार्टीशन होता है वो कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के तहत। अगर पार्टी डिसअग्री है तो पार्टीशन फिर अब कौन करेगा, तो अब पार्टीशन कराएंगे कलेक्टर साहब। फिर सेक्शन 203, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब है सेक्शन 203 एस्टिमेट्स एंड लेवी ऑफ पार्टीशन कॉस्ट। अब ये सेक्शन कहता है जब कलेक्टर सेक्शन 202 के तहत खुद पार्टीशन करने का निर्णय ले रहे हैं, ठीक है, अब क्या है, कलेक्टर साहब कह रहे हैं भाई तुमसे तो ये पार्टीशन हो नहीं रहा है, ठीक है, डिक्री वगैरह ऑर्डर वगैरह सब आ गया, तब भी तुम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। अब वो तुरंत पार्टीशन की लागत का अनुमान लगाएंगे। अब वो कहेंगे पार्टीशन करने में ये खर्चा आ रहा है, क्योंकि कलेक्टर साहब फ्री में तो आपका पार्टीशन कराने नहीं आ जाएंगे, इतना तो टाइम है नहीं उनके पास। तो सबसे पहले तो वो ये देखेंगे कि पार्टीशन कराने में पैसा कितना लग रहा है, ठीक है। अब आदेश देंगे कि पहले तो आप क्या है, जो एप्लीकेंट है, जो पार्टीशन करने वाले लोग हो, ये सभी क्या है, ये जो आदेश है, अब वो क्या है, आदेश देंगे कि ये लागत लग रही है, एप्लीकेंट को बताएंगे, या फिर जो भी को शेयरर है उनको ये बताएंगे ये इसमें कॉस्ट लगेगी, और ये पैसे हम आपसे वसूलेंगे जो पार्टीशन में लग रहे हैं, और ये राशि किस्तों में या फिर समय समय पर ली जाएगी, ठीक है। या फिर आप इन राशि को कैसे दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे दे सकते हैं, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। कलेक्टर बता रहे हैं, निर्धारित स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। यदि पहले अनुमानित लागत कम पड़ जाए तो अतिरिक्त लागत समय समय पर ली जा सकती है। कलेक्टर साहब ने एस्टिमेट निकाला कि जो पार्टीशन कराने में 10,000 का खर्चा आएगा, लेकिन जब उन्होंने पार्टीशन एक्चुअल में कराया 20,000 रुपए लग गए, तो अब ये जो एडिशनल है, ये जो सप्लीमेंट्री कॉस्ट लगी है, उसको भी वसूला जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट ये तय करेगी, यह तय करने के लिए नियम बनाएगी कि लागत में कौन कौन से खर्च शामिल होंगे। स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि जब आप इनसे वसूल रहे हैं कॉस्ट को, तो उसमें आप ऐड क्या क्या करेंगे, और बोर्ड यह तय करेगा कि लागत को शेयर में कैसे बटेगी, और ये को शेयर में कैसे बांटी जाएगी ये बोर्ड बताएगा कॉस्ट को, ठीक है। सेक्शन 204 अपॉइंटमेंट ऑफ अमीन एंड इशू, ठीक है। सेक्शन 204 अपॉइंटमेंट ऑफ अमीन्स एक्सेट्रा एंड इशू ऑफ वारंट। ये सेक्शन कहता है जो अमीनों आदि की नियुक्ति और पत्र कब जारी होगा। तो देखिए जब पार्टीशन की लागत जमा हो जाती है, ठीक है, अब कलेक्टर क्या है, एक अमीन या अन्य योग्य व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और उसे पार्टीशन के लिए वारंट दिया जाता है और सभी आवश्यक दस्तावेज दिए जाते हैं। देखो कितना इजीली आपको ये चीज समझ आ गई कि जब कलेक्टर साहब ने ये बोला कि ठीक है आपसे तो ये क्या कहते हैं, आपसे तो खुद से पार्टीशन नहीं हो रहा है, हम आपका पार्टीशन कराएंगे, कॉस्ट को जमा कर दो जो लागत लग रही है। तो अगर उन्होंने कॉस्ट को क्या कहते हैं जमा कर दिया, तो अब क्या होगा, अब जब पार्टीशन की लागत जमा हो जाएगी तो कलेक्टर अब एक अमीन या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे
जो कि इस पार्टीशन कराने को क्या है, इस पार्टीशन को करा सकते हैं और उसको एक वारंट देंगे। ऐसे नहीं है कि ये जो आमीन है या कोई भी कैपेबल पर्सन है बस उठ के चलेगा पार्टीशन कराने चलेगा कि हमें कलेक्टर साहब ने बोला है, नहीं, वारंट दिखाओ, वारंट मिला आपको पार्टीशन कराने के लिए, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो साथ में दिए जाते हैं। फिर है सेक्शन 205 मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग वारंट। अब इस ये जो वारंट दिया है ना कलेक्टर साहब ने पार्टीशन कराने का, इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो देखिए आमीन जब कार्य शुरू करता है तो उसको निम्न कार्य करने होते हैं, ये फॉलोइंग जो काम है उसको करने हैं। पहला, वह डायरी एक डायरी रखेगा जिसमें वारंट प्राप्त करने की तारीख, दैनिक कार्यवाही, इंस्पेक्शन और ऑब्जेक्शन दर्ज होंगे। अब वो एक डायरी रख रहा है, ठीक है, और जिसमें वो ये लिख रहा है कि देखो मुझे वारंट इस तारीख को मिला था, और वो जो डे टू डे प्रोसीडिंग कर रहा है उसको भी लिखेगा, ठीक है। कोई इंस्पेक्शन के दौरान जो भी प्रोसीडिंग्स है वो भी लिखेगा। कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है कि आपने पार्टीशन ऐसे किया है, वैसे किया है, ठीक तरीके से नहीं किया है, तो इन ऑब्जेक्शंस को भी वो क्या करेगा, दर्ज करेगा। अब वह इंस्पेक्शन का कार्यक्रम बनाएगा और सभी पार्टीज को 15 दिन पहले सूचना देगा। और जब वो इंस्पेक्शन करने के लिए जाएगा, ठीक है, उस लैंड का जिसको पार्टीशन करना है, तो सभी पार्टीज को पहले दिन ही नोटिस दे 15 दिन नोटिस दे देगा, 15 दिन पहले ही। प्रीलिमिनरी ऑर्डर के अनुसार प्लॉट्स का टेंटेटिव डिवीजन तैयार करेगा। अब जो प्रीलिमिनरी ऑर्डर ने बताया था कलेक्टर साहब ने कि इसका ऐसे ऐसे आप पार्टीशन करना, उस प्रीलिमिनरी ऑर्डर के तहत वो क्या करेगा, प्लॉट्स का एक टेंटेटिव डिवीजन करेगा। मतलब टेंटेटिव डिवीजन कर रहा है, जो बांट रहा है प्लॉट को वो टेंटेटिव है, अभी परमानेंट नहीं है, ठीक है, एक अस्थायी तौर से वो उसको डिवाइड कर रहा है प्लॉट को, जो पार्टीशन कर रहा है। अब वह स्थल पर जाकर भूमि का निरीक्षण करेगा, पक्षों को सुनेगा और सभी ऑब्जेक्शन का निपटारा करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जब सारे कार्य समाप्त हो जाएंगे तो होने के बाद आमीन अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा, आमीन अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा कलेक्टर साहब को, जिसमें लिखा होगा जो मूल डायरी है वो एक जो है प्रिंटेड जो है मैप होगा, और जो भी आवश्यक विवरण और जो रिटर्न है वो सब उसमें लिखे होंगे। तो पार्टीशन कॉस्ट का अनुमान कौन लगा रहा है, पार्टीशन में कितना कॉस्ट आएगा, कलेक्टर लगा रहे हैं। पार्टीशन कॉस्ट सबसे पहले किससे वसूली जा रही है, एप्लीकेंट, ठीक है, जो अप्लाई कर रहा है कि पार्टीशन करा दो, या फिर जो को शेयरर है उसके साथ साथ उससे कहेंगे पार्टीशन कॉस्ट भरो पहले। सप्लीमेंट्री कॉस्ट कब ली जाती है, जब पहले की लागत पर्याप्त ना हो। देखो अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वेल एंड गुड, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी है तब भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ऐसे ही आएगी ना। अगर मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को इंग्लिश में ही डिक्टेट करके बता दूं, ठीक है, तो क्या आप समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे ना। इसीलिए मैं आपको एक सिंप्लीफाई तरीके से बता रही हूँ ताकि दोनों ही स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रहे, ठीक है। मैं लॉ को बहुत ही कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती हूँ, सिंप्लीफाई तरीके से बताना चाहती हूँ, आप लोगों को कनेक्ट करके बताना चाहती हूँ। अब आपके माइंड में बिल्कुल ही स्टोरी इम्प्रिंट हो गई होगी, ये मैं इस बात को मेक श्योर कर रही हूँ कि आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। और जब चीजें समझ आ रही हैं तो फिर आप इस बात की अभी आप टेंशन मत लो कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। देखो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ रहे हो, स्टूडेंट को बहुत ही ये चीजें समझ आ रही है, उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसलिए मैं पैटर्न को आगे फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। और जब नोट्स बनाओगे तो इंग्लिश में बना लेना नोट्स। मैं भी यार देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आई एम ऑल्सो एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ठीक है, मैं भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ही हूँ, मैंने भी लॉ को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब कोई आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको हिंदी नहीं आनी चाहिए, हिंदी भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज को साथ में लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब देखिए पार्टीशन का जब वारंट है किसको दे रहे हैं हम, आमीन को दे रहे हैं या फिर जो कोई कैपिटल पर्सन है उसको दे रहे हैं। आमीन सबसे पहले क्या मेंटेन करेगा, वो बनाएगा एक डायरी, ठीक है। इंस्पेक्शन का नोटिस कितने दिन पहले देगा, 15 दिन पहले देगा। टेंटेटिव डिसीजन किसके अनुसार हो रहा है, आमीन के अनुसार। जो टेंटेटिव डिसीजन है वो प्रीलिमिनरी ऑर्डर को ऑर्डर के अनुसार हो रहा है। आमीन के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो कहाँ सुनेगा, तो वो उसी साइट पर सुनेगा, ठीक है, जहाँ पार्टीशन हो रहा है। रिपोर्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो जो कलर्ड मैप है वो जरूरी है। और डायरी में क्या दर्ज होता है, तो डेली प्रोसीडिंग्स और जो भी ऑब्जेक्शंस लिए जा रहे हैं उनको दर्ज किया जाता है। फिर है इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। देखो अब यहाँ पर बात बताई गई है कि अब जो प्रोक्लेमेशन है उसको इशू किया जाएगा, उद्घोषणा जारी की जाएगी। देखो सिर्फ यहाँ पे प्रोक्लेमेशन की बात नहीं है, पार्टीशन में ही नहीं है और प्रोक्लेमेशन की बात, हमने एक जगह और पढ़ा था कि कहाँ प्रोक्लेमेशन हो रहा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर मैं कह रही हूँ जरूर बताना तो इट मीन्स आपको मुझे बताना ही है कि एक हमने जहाँ पे प्रोक्लेमेशन के सेक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। देखो अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ तो आपको आंसर्स करने ही पड़ेंगे। अगर आपके कहने पर मैं इस वीडियोस को कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो मेरे कहने पर आपको, क्योंकि देखो मेरा इसमें कुछ नहीं है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रोक्लेमेशन के कहाँ कहाँ सेक्शंस हैं,
नोट इट डाउन, ये मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रोक्लेमेशन वो पूछे तो वो सिर्फ पार्टीशन वाला पूछ रहा है या वो किसी और चीज के बारे में प्रोक्लेमेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो भी मैं आपको बोल रही हूँ उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, कलेक्टर जब रिपोर्ट प्राप्त होने पर क्या करेगा, एक प्रोक्लेमेशन जारी करेगा। इस प्रोक्लेमेशन में वो क्या करेगा, सभी संबंधित व्यक्ति को बुलाया जाएगा और एक निश्चित तारीख पर वो उपस्थित होंगे और अपने क्लेम्स या ऑब्जेक्शन प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्शन 205 के क्लॉज 2 के तहत तैयार प्रस्तावों के खिलाफ भी हो सकते हैं। प्रोक्लेमेशन की कॉपी सभी पार्टीज को दे दी जाती है और उन्हें 15 दिनों के अंदर ऑब्जेक्शन फाइल करने को कहा जाता है। अभी सेक्शन बेसिकली क्या कह रहा है, जब उसको ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट, अब रिपोर्ट दे दी है उसने, आमीन ने कलेक्टर साहब को रिपोर्ट दे दी है। अब उस रिपोर्ट, जब वो रिपोर्ट दे दी है तो क्या तुरंत जो कलेक्टर साहब उसको एग्जीक्यूट कर देंगे? नहीं, अब कलेक्टर साहब ये कहेंगे, देखो ऐसे ऐसे पार्टीशन हो रहा है, ये सारी डिटेल्स है, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दो। इसको वो एक प्रोक्लेमेशन के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है, और 15-20 दिन के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन फाइल कर दो। तो प्रोक्लेमेशन बेसिकली कौन जारी कर रहा है? कलेक्टर कर रहा है। प्रोक्लेमेशन किस रिपोर्ट के बाद होता है? आमीन की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद होता है। ऑब्जेक्शन फाइल कितने समय में करना है? 15 दिन के अंदर अंदर करना है। फिर एक कंसिडरेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेम्स। कलेक्टर क्या करेंगे? कलेक्टर जो है, अब जो तारीख तय की गई है ऑब्जेक्शन और क्लेम्स की, अब कलेक्टर क्या है, तारीख को तय करेंगे, अब उस ऑब्जेक्शन और क्लेम को सुनेंगे और अब उनका निपटारा भी करेंगे। अब जो सभी ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है, एक एक करके उनको सुनना है। फिर वह क्या करते हैं, कलेक्टर ये देखते हैं कि जो प्रपोजल्स प्रीलिमिनरी ऑर्डर है कानून के अनुसार है या नहीं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कलेक्टर क्या कर रहे हैं, तय तारीख पर ऑब्जेक्शन और क्लेम को सुनते हैं, उनका निपटारा करते हैं, बस सभी ऑब्जेक्शन को एक एक करके सुनते हैं और फिर वो ये जांच करते हैं कि जो प्रपोजल्स प्रीलिमिनरी जो ऑर्डर है वो कानून के अनुसार है या नहीं, क्योंकि जो उन्होंने प्रीलिमिनरी ऑर्डर पास किया था और उसमें जो उन्होंने प्रपोज किया था कि इस तरीके से आपको पार्टीशन करना है, क्या वो उसके अनुसार हुआ भी है या नहीं और वो कानून के अनुसार भी है या नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन कौन सुनते हैं? कलेक्टर सुनते हैं। कलेक्टर किस आधार पर प्रपोजल की जांच करते हैं? प्रीलिमिनरी जो ऑर्डर होते हैं और जो कानून होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो कलेक्टर होते हैं, इन जो प्रपोजल्स आए होते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्शन जो उन्होंने इन्वाइट किए, उसके आधार पर सुनते हैं ये सब चीजें। फिर है डिवीजन ऑफ टेनेंट्स होल्डिंग। ठीक है, अभी डिवीजन ऑफ टेनेंट्स होल्डिंग इस बारे में बात कर रहा है कि पार्टीशन करते समय टेनेंट की जो होल्डिंग है उसको विभाजित करने से बचने की कोशिश की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर डिवीजन जरूरी है तो रेंट को सभी हिस्सों में प्रोपोर्शनली बांट दिया जाता है। अब जब टेनेंट की जो होल्डिंग है उसका डिवीजन हो ही गया, पहली बात तो ये है जब पार्टीशन कर रहे हैं तो ये पार्टीशन करते समय ये ध्यान में रखा जाता है कि जो टेनेंट की होल्डिंग है, पार्टीशन करते समय टेनेंट की होल्डिंग को विभाजित करने से बचने की कोशिश की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर डिवीजन जरूरी है तो फिर क्या है, रेंट को भी प्रोपोर्शनली हिस्सों में बांट दिया जाएगा। तो टेनेंट की जो होल्डिंग होती है उसका डिवीजन कैसा होना चाहिए, हो सके तो उसको अवॉइड करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, और अगर डिवीजन हो भी रहा है तो फिर रेंट को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दिया जाता है। फिर डिवीजन ऑफ खुदकश। अगर खुदकश राइट वाली लैंड को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। अब पार्टीशन किस लैंड का हो रहा है, जो खुदकश लैंड थी, हर हिस्से को शेयर के अनुपात में लैंड दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो हर हिस्सा है, जो पार्टीशन होने के बाद जो आपको लैंड मिल रही है वो शेयर के अनुपात में दी जाएगी। तो खुदकश जो लैंड है वो किस आधार पे बांटी जाती है, खुदकश लैंड को वैल्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग बांटा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है अलॉटमेंट ऑफ कॉमन लैंड्स। अब जो कॉमन लैंड्स होते हैं उनको कैसे बांटा जाता है, तो कॉमन लैंड्स को कॉमन लैंड्स जो होती है उनके हर हिस्से को उसके शेयर के अनुसार वैल्यू मिल सके। जो लैंड अलग से किसी को शेयर के पास पहले से है उसे उसी हिस्से में दे दिया जाता है। तो कॉमन की जो कॉमन लैंड है उसकी अलॉटमेंट आप कैसे कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग। डिफरेंस याद रखना, कॉमन लैंड है उसको आप अलॉट करेंगे वैल्यू ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग। अगर आपकी खुदकश लैंड है उसको कैसे आप डिवाइड कर रहे हैं, वैल्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयर। ठीक है, फिर 211 बिल्डिंग गार्डन एक्सेट्रा। अगर किसी को शेयरर का घर, गार्डन या ऑर्चार्ड दूसरे के किसी हिस्से में चला जाता है तो वह उसे अपने पास रख सकता है, लेकिन उसे इसके लिए रीजनेबल ग्राउंड का रेंट देना होगा। कलेक्टर रेंट और बाउंड्रीज तय करते हैं, साथ ही एक्सेस के लिए रास्ता भी क्या है, पाथवे भी दिया जाता है। तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बिल्डिंग रखने के बदले क्या देना होता है, तो आपको जो उसका ग्राउंड रेंट है, ठीक है, ये याद रखना, ग्राउंड रेंट, टैक्स मत लिख देना, ग्राउंड रेंट दिया जाता है। अभी तक हमने कहीं ग्राउंड रेंट पढ़ा नहीं, अब ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कलेक्टर किस चीज को तय कर रहे हैं, तो भैया कलेक्टर तय कर रहे हैं रेंट को भी और बाउंड्रीज को भी। फिर है प्लेस ऑफ
वर्शिप एंड क्रिमेशन ऑफ बरियल ग्राउंड्स। जो प्लेस ऑफ वर्शिप्स होते हैं, क्रिमेशन ग्राउंड्स होते हैं, बरियल ग्राउंड्स होते हैं, अगर क्या है पहले पार्टीशन से कॉमन थे तो वैसे ही कॉमन रहेंगे। अगर वो पार्टीशन से पहले क्या थे, कॉमन थे, तो वो अब भी कॉमन रहेंगे जब तक को शेयरर आपस में अग्रीमेंट करके उन्हें अलग करने का निर्णय ना ले। तो ठीक है, इनको आप क्या नहीं करेंगे, इनको आप क्या नहीं करेंगे, अलग नहीं कर सकते। अगर करवाना है तो आपको अग्रीमेंट करना है और ऐसा अग्रीमेंट रिकॉर्ड में फाइल किया जाएगा। तो कॉमन वर्शिप प्लेस जो होते हैं पार्टीशन के बाद कैसा रहेगा, कॉमन ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, कॉमन ही रहेगा। चेंज कब होगा, जब आप को शेयर आपस में अग्रीमेंट कर ले। फिर है सेक्शन 214, इन कॉम्पैक्टनेस अ रीजन फॉर डिसअलोइंग पार्टीशन। ठीक है, ये सेक्शन किस बारे में बात कर रहे हैं, 214 असंबद्धता विभाजन अस्वीकार करने का एक कारण। ये सेक्शन कहता है अगर पार्टीशन में सभी हिस्से जितना संभव हो कॉम्पैक्ट बनाए जाएंगे, ठीक है, लेकिन केवल इन कॉम्पैक्टनेस के आधार पर पार्टीशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि बोर्ड की अनुमति ना हो। तो पार्टीशन के लिए प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और अगर इनकॉम्पैक्टनेस भी है तो क्या होगा, तो वो क्या है, रिजेक्शन का रीजन इम्पैक्टनेस, इनकम्पैक्टनेस अलोन क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है रिजेक्शन का। लेकिन एक बात याद रखना, लेकिन केवल इनकम्पैक्टनेस के आधार पर पार्टीशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक बोर्ड की अनुमति ना हो। तो डायरेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन बोर्ड की अनुमति से तो क्या है, हो सकता है रिजेक्ट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू ऑन पार्टीशन। अब पार्टीशन के बाद कलेक्टर क्या करेंगे, एस्टेट का रेवेन्यू को सभी हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है, उस एस्टेट से जो भी रेवेन्यू आ रहा था, अब जैसे पार्टीशन हो गया तो अब उनको भी हमने हिस्सों में बांट दिया। अगर किसी के हिस्से में एक से ज्यादा को शेयरर है तो फिर उनकी लायबिलिटी भी उसी चीज के अनुसार तय होगी। तो रेवेन्यू कौन डिसाइड करता है, कलेक्टर करता है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, आफ्टर पार्टीशन एक्सेप्टेंस। फिर है फाइनल ऑर्डर फॉर पार्टीशन। अब कलेक्टर फाइनल ऑर्डर जारी करता है जिसमें क्या शामिल होता है, प्रत्येक के हिस्से में कितनी जमीन आ रही है, उस पर कितना रेवेन्यू लग रहा है, को शेयरर के कौन कौन से इसमें हिस्से हैं, उनके अधिकार और दायित्व क्या है, और फाइनल ऑर्डर को अब वो कंफर्म या मॉडिफाई भी कर सकता है। तो फाइनल ऑर्डर कौन जारी कर रहा है, कलेक्टर। क्या फाइनल जो ऑर्डर उसमें क्या क्या शामिल है, तो राइट्स, लैंड्स, रेवेन्यू एंड शेयर्स। फिर हमारा 217 जो की बात करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन। 217 किस बारे में बात कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन। कलेक्टर हर हिस्से के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बनाता है। ठीक है, अब जो जो पार्टीशन होने के बाद हिस्सा आया है, अब उसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बनाएगा कलेक्टर। इसमें फाइनल ऑर्डर जो है उसकी डिटेल्स होती हैं इस इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट ही तो है। तो अब उस लीगल डॉक्यूमेंट में आप फाइनल ऑर्डर्स की डिटेल लिख रहे हैं, पार्टीशन की इफेक्टिव डेट लिखे होते, कब से पार्टीशन इफेक्ट में आएगा, उस तारीख से वह हिस्सा अलग अलग एसेट मान लिया जाता है। ठीक है, फिर एनुअल रजिस्टर और लैंड रिकॉर्ड्स को फिर अपडेट करेंगे। जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो एलआरओ तैयार कर रहे थे, अब उनको भी तो अपडेट करना है। जो अपडेट होते हैं, एनुअल रजिस्टर भी होते हैं। अब जब यहाँ पर पार्टीशन हो गया किसी लैंड का तो उसको अपडेट भी तो करना होगा। ठीक है, तो फिर उनको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए इसके एमसीक्यू, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन किसके आधार पर बनता है, फाइनल ऑर्डर जब आ जाता है तब बनता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन कब इफेक्टिव होता है, तो जो भी डेट फिक्स होती है उस इंस्ट्रूमेंट में उस दिन से। पार्टीशन के बाद लैंड क्या बन जाती है, वो एक सेपरेट एस्टेट हो गई अब। ठीक है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अलॉटेड ऑन पार्टीशन। अब क्या होगा, जिस व्यक्ति को पार्टीशन में अब कोई लैंड जो है अलॉट हुई है, वो अब उसको अलग पोजेशन पाने का अधिकार है। ठीक है, अब कलेक्टर क्या है, एप्लीकेशन मिलने पर 3 साल के अंदर उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन को सिविल कोर्ट के डिक्री की तरह लागू करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिक्री अगर केवल ऑर्डर पास हो गया तो क्या वो एग्जीक्यूट हो गया, जैसे पार्टीशन में आपको जगह मिल गई, ठीक है, तो अब जैसी आपको जगह मिल गई तो क्या अब वो आप उस पे आपको पोजेशन मिल गया, इसका मतलब नहीं। उसके लिए आपने पढ़ा होगा सिविल सूट में, जब कोई डिक्री पास होती है तो उसका एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है। सेम बात यहाँ पर की गई है कि जब अगर पार्टीशन में कोई लैंड अलॉट भी हो गई है, अगर आपको अब इस पे पोजेशन चाहिए तो आप कलेक्टर को क्या है 3 साल के अंदर अंदर क्या है एप्लीकेशन लगा दो। आप कलेक्टर को एप्लीकेशन लगा दो और 3 साल के अंदर क्या है उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन को सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह लागू करवा सकते हो आप 3 साल के अंदर अंदर। वो क्या था, एक इंस्ट्रूमेंट था पार्टीशन का, लेकिन आप कैसे उसको लागू करवा रहे हो, सिविल कोर्ट की डिक्री होती है जब आप उसको इम्प्लीमेंट कराते हो। ये बात याद रखना, कहाँ पर क्या वर्ड यूज हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन को आप सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह एग्जीक्यूट करा रहे हो।
एक जगह मैंने आपको और बताया था जहाँ पे कलेक्टर के ऑर्डर को सिविल डिक्री बताया गया था, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। थोड़ी मेहनत कर लो, अगर मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप भी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुन लिया ठीक है मैम ने बोला कमेंट करना, हम तो नहीं करेंगे क्योंकि हमने बस मैम ने बोल दिया बात खत्म, नहीं करना, ये आपके लिए ही बेनिफिट है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अब देखिए पार्टीशन के बाद पोजेशन का अधिकार किसे मिल रहा है, तो पार्टीशन के बाद पोजेशन का अधिकार तो उसको मिलेगा ना जिसने लैंड अलॉट कराई है, मतलब अलॉट ही को। फिर कलेक्टर का भी इंस्ट्रूमेंट लागू कर सकते हैं, तो 3 साल, ठीक है। फिर है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स एस्टेट, अगर एस्टेट में बहुत सारे विलेजेस हैं या फिर पार्ट्स हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उसे कई एस्टेट्स में डिवाइड कर सकती है, ठीक है। और कलेक्टर क्या है, फिर रेवेन्यू को, कलेक्टर रेवेन्यू को नए स्टेट्स में भी बांटता है और रिकॉर्ड्स करेक्ट करता है, ठीक है। अब ये कुछ कॉम्प्लेक्स स्टेट्स हैं, मतलब स्टेट में बहुत सारे विलेज हैं या फिर उस स्टेट में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट अब उसको उस जो है कई स्टेट्स में डिवाइड कर सकती है, एक स्टेट को बहुत सारी स्टेट्स में डिवाइड कर सकती है, ठीक है। फिर उसके रिकॉर्ड्स तैयार होंगे और ये कलेक्टर रेवेन्यू के नए जो है स्टेट्स में बांटते हैं। तो कॉम्प्लेक्स स्टेट को कौन डिवाइड कर रहे हैं, तो भाई स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहे हैं, तो फिर वो कलेक्टर कर रहे हैं। सेक्शन 220 फ्रॉडुलेंट और एरेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, अगर पार्टीशन में जो पार्टीशन होने के बाद जो आपका रेवेन्यू है उसको गलत या फ्रॉड तरीके से जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो बोर्ड उसे करेक्ट कर सकती है। ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या है ठीक किया जा सकता है, तो गलत रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को कौन करेक्ट करता है, बोर्ड करेक्ट करती है। फिर हमारा सेक्शन 221 अंडर असेस्ड एस्टेट टू रिफंड ओवर एस्टेट ओवर असेस्ड स्टेट, तो सेक्शन 221 क्या कह रहा है, सेक्शन 221 कहता है कि अगर किसी एस्टेट का रेवेन्यू कम असेस हुआ है तो उसे ज्यादा असेस हुए एस्टेट को कंपनसेशन देना होगा, और कितना, मैक्सिमम 3 इयर्स। रिकवरी जो होगी रेवेन्यू अरियर्स की तरह की जाएगी और सिविल कोर्ट इसे चैलेंज नहीं कर सकते। तो रिफंड आप किसको देना होता है, तो अंडर एस्टेट, जो अंडर असेस्ड एस्टेट है, ठीक है, उसको रिफंड देना होता है। मैक्सिमम पीरियड कितना है, 3 साल। ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, क्या इस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ एस्टेट्स, ठीक है। अब इस सेक्शन में क्या लिखा है, अगर एक विलेज में बहुत सारे स्टेट हो तो उन्हें मिलाकर एक स्टेट भी बनाया जा सकता है। एक विलेज है, बहुत सारे स्टेट्स है, तो हम उनको मिलाकर एक स्टेट भी बना सकते हैं। इससे ऊपर हमने क्या पढ़ा, एक स्टेट थे, बहुत सारे विलेज थे, तो उस स्टेट को हमने बहुत सारे स्टेट में डिवाइड कर दिया। देखो अब ये जो मैं आपको बढ़ा रही हूँ ना, ये 1 लाइनर है, इनको बस आप जल्दी से सुन लो, क्योंकि आपको पता है क्या कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, चांसेस है ना। और मैं आपको एक बात हमेशा क्लियर कर देती हूँ, मतलब करती हूँ और बता रही हूँ अब फिर से, 80% सिलेबस हर स्टूडेंट पढ़ के जाता है। 80% स्टूडेंट जो है 80% स्टूडेंट 80% ही सिलेबस पढ़ के जाते हैं, लेकिन मेरिट में वो आते हैं जो 90% पढ़ के जाते हैं। और अगर आप वही स्टूडेंट हो ना कि 1 नंबर से रह गए, हम 2 नंबर से रह गए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लो। वो जो रैपिड रिवीजन आप बैच पढ़ोगे ना, वो तब पढ़ना जब आपको पूरा एक्ट आता हो। डायरेक्ट रैपिड रिवीजन पे मत भाग जाना। अगर आप वो डेट का इंतजार कर रहे हो 1 हफ्ते पहले, तो हम सारे लोकल लॉस कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। आप जैसे स्टूडेंट ऑलरेडी बैठे हैं जो यही काम करने वाले हैं, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जो आपको मैं बता रही हूँ आपके भले के लिए बता रही हूँ, समझ लो इस बात को अच्छे से। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बेरेक्ट लेके बैठ जाओ, जो जो पढ़ा रही हूँ अंडरलाइन कर लो, इंडेक्स में लिख दो, यही आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा, कलेक्टर इसकी अनुमति दे सकता है और रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे जब हम क्या कर रहे हैं, एक विलेज जो है बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड है, तो उनको मिलाकर हमने एक स्टेट बना दिया है। कंसोलिडेशन किसके पास, इसकी एप्लीकेशन किसके पास जाएगी, कलेक्टर के पास जाएगी। तो अभी हम इस लेक्चर को सिर्फ इतना ही रखते हैं और सेक्शन 223 को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट तो आपको करना ही है, जो मैंने आपको बताया है। 2 क्वेश्चंस बताई थे, एक प्रोक्लेमेशन जो है किस किस सेक्शन के अंडर हो रहा है, ठीक है, और किस ऑर्डर को डिग्री माना जा रहा है, ये सब आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है, बीइंग अ गुड स्टूडेंट ऑफ माइंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।